हेलो 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 हेलो। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? आवाज आ रही है? क्या तुम तैयार हो मुझसे मिलने के लिए, कंपनी लॉ के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए? क्या तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो? आ जाऊं मैं? लो, मैं आ गई। तुमने बुलाया और मैं ना आऊं? क्या कभी लाइफ में ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, आज भी नहीं हुआ। अच्छा, अब तुम ये लेक्चर बाद में देख रहे होगे, है ना? लेकिन पूरा लेक्चर देखना, तुम्हें कसम लगे, मैं बता रही हूँ। तो मुझसे प्यार करते हो ना, तुम्हें मेरी कसम लगे पूरा लेक्चर देखना है। ढंग से देखना, चाहे तुम 2x पे देख लेना, क्योंकि मुझे पता है तुम सुनने वाले तो हो नहीं। ठीक है, 1x पे देखने वाली शक्लें नहीं हो तुम। आई नो यू गाइस बेटर देन यू, है ना? सास भी कभी बहू थी, तो मुझे पता है। अच्छा, और ये पता है क्या होता है, ये वन गो में भी नहीं देखेंगे लेक्चर। ये पहले 10 मिनट देखेंगे, हाँ, उबासी आएगी, चलो कुछ खा पी लेते हैं, कुछ खाने पीने निकलेंगे, फिर बैठेंगे, फोन आ जाएगा, बातें करने लग जाएंगे, फिर मेरे को पोस्ट करके ऐसे ही छोड़ जाएंगे, ऐसे ही छोड़ जाएंगे। मैं 1 घंटा ऐसे ही खड़ी रहूंगी कि भाई चला दे मुझे, चला दे, मैं आगे बढ़ू। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। प्रॉपर एक सिटिंग में ये लेक्चर कंप्लीट करना है, ठीक है? प्रॉमिस करोगे? पहले मुझे बताओ, प्रॉमिस करते हो? पक्का पक्का, चलो, वादा रहा, ठीक है, चलो। सो ओके मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर पे सब कैसे हैं? बढ़िया? अंकल आंटी ठीक है? घर वाले ठीक है तुम्हारे? अब आधे कमेंट सेक्शन में रोएंगे, मैम है ही नहीं, लाइक को भी बनेगी भी नहीं, पहले पढ़ लो। ठीक है, सो आज हम लेकर आए हैं वन शॉट। किसका वन शॉट? कंपनी लॉ का। मैम टॉपिक बता दीजिए जरा। डॉक्ट्राइन रजे, डॉक्ट्राइन्स। अब सुनना, ट्रेंड क्या चल रहा है? देखो, ट्रेंड चल रहा है कि डॉक्ट्राइन्स में से हम लोगों से सवाल पूछा ही जाता है। हमारे पास 4 डॉक्ट्राइन्स हैं एंड चारों की चारों एक से बढ़कर एक हैं। एक से बढ़कर एक मैम, मतलब इन चारों में से मेरे बच्चे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज जब ये लेक्चर खत्म होगा तो डॉक्ट्राइन्स तुम्हारे दिमाग में नहीं, तुम्हारे दिल में बसेंगी। क्या तैयार हो डॉक्ट्राइन्स को दिल में बसाने के लिए? यस, चलो चलते हैं, आओ। समझो बच्चे, डॉक्ट्राइन करने से पहले ना कुछ मैं आपको बेसिक बताना चाहूंगी। अच्छा, लास्ट क्लास में कुछ बच्चों ने बोला था, मैम यार आप नोट कराया करो ना, नोट कराते हो तो अच्छा समझाता है। मतलब इससे भी बहुत अच्छा समझ आता है, लेकिन जब आप नोटिंग कराते हो ना तो और क्लियरिटी हो जाती है। देखो, क्योंकि दिस इज वन शॉट, तो मैं कंप्लीट अगर नोटिंग कराऊंगी तो 10 शॉट्स में भी सिलेबस आपको पता है जो पूरा नहीं होगा, राइट? बट हाँ, मैंने आपकी बात सुनी और मुझे लगा ठीक है यार शिवानी, ऐसा कर, थोड़ा नोट करा दे और थोड़ा ऑल जो मटेरियल है वो लेके चली जा बच्चों के साथ। ये बच्चों के लिए भी इजी हो जाएगा, मेरे छुटकू छुटकू बच्चों के लिए। चलो आओ, समझना रजे। ठीक है, जो डॉक्ट्राइन्स आती है ना रजे, तो जब हम टॉपिक को थोड़ा सा जानते हैं उसके बाद हमें पता लगता है कि हमें डॉक्ट्राइन्स पढ़ाई क्यों जा रही है। अदरवाइज हमें लगता है डॉक्ट्राइन्स का मतलब होता है प्रिंसिपल्स, बिल्कुल सही, डॉक्ट्राइन्स का मतलब होता है प्रिंसिपल्स, थ्योरी, राइट? बट वाई वी नीड टू स्टडी दैट, और उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ ये भी पता होना चाहिए। देखो, आप समझो, मैंने सोचा ये हूं मैं, बहुत सुंदर सी CS शिवानी मिगलानी, ठीक है? मैंने सोचा क्यों ना कंपनी बनाई जाए। अब जो बच्चा मुझे जानता है उसको पता होगा कि हमारी कंपनी का नाम सिर्फ एक हो सकता है, दैट इज गोलमो। दैट इज व्हाट, गोलमो। क्यों ना कंपनी बनाई जाए? क्या बनाई जाए रजे? कंपनी बनाई जाए, ठीक है? अब कंपनी ऐसा तो है नहीं कि मैंने सोचा और बन गई, मैंने रात को सपने लिए और सुबह कंपनी बन गई। ऐसा तो नहीं होता मेरे बच्चे। तो कंपनी जब आप इनकॉर्पोरेट करते हो, कंपनी बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन। सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद इनकॉर्पोरेशन, ठीक है रजे? तो जब आप सेक्शन 7 में कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो तो आपको आरओसी के पास एक फॉर्म फाइल करना होता है रजे। आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का काम संभालती है, ठीक है? जैसे हम पढ़ते हैं एमसीए होता है, रीजनल डायरेक्टर होता है, उसके नीचे आरओसी होता है। तो आरओसी एक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है कंपनीज एक्ट में, जो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, फाइलिंग से रिलेटेड मैटर ऑफ कंपनी हैंडल करती है, ठीक है रजे? तो गोलमो को, आरओसी को स्पाइस प्लस देना है। कौन सा फॉर्म देना है? स्पाइस प्लस। दैट इज INC 32। दैट इज व्हाट? INC 32। मैम स्पाइस मतलब मसाले, नल्लाए को नहीं।
स्पाइस मतलब सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। इट्स अ फॉर्म मेरे बच्चे जो कंपनी आरओसी को देती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एंड इसमें डिटेल्स फिल की जाती है। क्या फिल की जाती है? डिटेल्स फिल की जाती है कि कंपनी का नाम क्या रखोगे, डायरेक्टर कितने होंगे, मेंबर कितने हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, ऑल थिंग्स, राइट। इसी के साथ जो दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जाते हैं मेरे बच्चे, सबसे पहला तो जाता है एमओए और दूसरा जाता है एओए। सबसे पहले क्या जाता है? एमओए और दूसरा क्या जाता है? एओए। अच्छा, एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एमओए मतलब मेरे बच्चे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एंड एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एओए रजे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब ये दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को हम लोग चार्टर डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं। जिंदा लाशों, क्या बोलते हैं? चार्टर डॉक्यूमेंट्स। चार्टर डॉक्यूमेंट्स मतलब बेसिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। बेसिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। ये किसको जाते हैं? आरओसी को। किसको जाते हैं? आरओसी को। जब आप आरओसी को ये सारी इंफॉर्मेशन दे देते हो और आरओसी जब इन सब इंफॉर्मेशन को अप्रूव कर देता है कि भाई तेरा एमओए ठीक है, एओए ठीक है, चल जा, तू भी क्या याद रखेगा, तेरे को इनकॉर्पोरेट किया। तो आरओसी ये जो एमओए और एओए है ना रजे, ये अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देता है। ये क्या कर देता है? अपनी वेबसाइट पे अपलोड। अब सुनना, जब मेरी कंपनी का एमओए और एओए आरओसी की वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है तो वो बन जाता है पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो वो क्या बन जाता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट। सीधी सी बात। अच्छा, पब्लिक डॉक्यूमेंट इज लाइक इंस्टाग्राम पे पब्लिक अकाउंट। सिंपल सी बात। कोई भी जा सकता है, तुम्हें स्टॉक कर सकता है, तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन वहां से निकाल सकता है, राइट। सो जब मैंने आरओसी को एमओए और एओए फाइल किया तो आरओसी ने उसे क्या करा? उसे उठाया, अपनी वेबसाइट पे पटक दिया। और जब उसने अपनी वेबसाइट पे इसे डाला तो ये डॉक्यूमेंट्स कौन से बन गए रजे? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। कौन से बन गए? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? पक्का। अब आगे चलो। अब मैम इससे हमें क्या लेना? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है? विच कैन बी इंस्पेक्टेड बाय एनीवन। विच कैन बी इंस्पेक्टेड बाय एनीवन मतलब कोई भी इसे इंस्पेक्ट कर सकता है। मतलब कोई भी रजे इसे इंस्पेक्ट कर सकता है। क्या यहां तक क्लियर है? तो लॉ मेकर ने अब एक डॉक्ट्राइन बनाई जिसे हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अभी करवाऊंगी बट अभी के लिए समझो वो क्या कहता है कि भाई ये जो एमओए एओए कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे भी डाले होंगे, आरओसी की वेबसाइट पे भी है और कंपनी के पास फिजिकल कॉपी भी होगी, ठीक है। हे प्राणी, अगर तू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जाता है, समझो, अगर तू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जाता है तो इस बात का ध्यान रखियो कि तू एमओए और एओए पढ़ कर जाइयो। समझो, मैंने पूछा है हेलो हेलो लॉ मेकर, एमओए एओए मिलेगा कहाँ? एमओए एओए मिलेगा कहाँ? लॉ मेकर कहता देख, या तो कंपनी से मांग ले, या तो कंपनी से मांग ले। और अगर तू शिवानी मैम से पढ़ा हुआ तो तुझे इतना पता है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वो एमओए एओए आरओसी को देती है, आरओसी उसे अपनी वेबसाइट पे डाल देती है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है और तू उसको वहां से जाके इंस्पेक्ट कर सकता है। क्या दिस इज, इसको मैं नाम दे दूं बेसिक नंबर 1। बेसिक नंबर 1 समझ आ गया? आई होप तुम दिमाग थोड़ा लगाओगे, ठीक है। जो चीज तुमने 18-20 साल तक यूज नहीं की, आज की क्लास में उसको यूज करोगे। चले रज्जे आगे, पक्का पक्का। अब सुनना, दूसरा बेसिक मैं क्या बताना चाहूंगी, मैंने आपको क्या बोला कि भाई एमओए और एओए दो डॉक्यूमेंट्स जाते हैं ना। चार्टर डॉक्यूमेंट्स में हमने क्या बोला रजे? एक एमओए जाता है और एक एओए जाता है। वो कह रहा है एमओए इज द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब जिसमें बेसिक डिटेल्स है। एमओए में क्या होता है रजे? बेसिक डिटेल्स, ठीक है। और एओए होता है कंपनी के बायलॉज। बायलॉज मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। एओए में क्या लिखा होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी क्या नहीं कर सकती, मीटिंग कितनी बार करेगी, डिविडेंड किस पे देगी, जर्नल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, ये डायरेक्टर, ये सारी बातें एओए में लिखी होती है, ठीक है। एमओए में क्या लिखा होता है रजे? एमओए में ना 6 क्लॉज होते हैं, 1 2 3 4 5 6। एमओए का सेक्शन है रजे सेक्शन नंबर 4।
एमओए का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4। ठीक है, अब एमओए में हमारे पास बेसिकली 6 डिटेल्स होती हैं। सबसे पहला तो नेम क्लॉज, ठीक है, उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ठीक है जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लॉज, उसके बाद लाइबिलिटी क्लॉज, ठीक है जी, उसके बाद कैपिटल क्लॉज एंड लास्ट में सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ये सब तुम्हें एकदम डिटेल में बताऊंगी रजिव जब हम एमओए और एओए का चैप्टर शुरू करेंगे और उनकी अल्ट्रेशन की बात करेंगे, राइट? क्योंकि अभी हमें यहाँ से फ्लो और डॉक्ट्राइंस पे आना है, तो मैं उतना बता रही हूँ जितना तुम लोगों के लिए रेलिवेंट है। ओए हेलो जिंदा लाशो, समझ आ रहा है तुम्हें? नहीं आ रहा? बताओ, सुन रहे हो? नहीं सुन रहे? इग्नोर नहीं करना मेरी बातों को, मैं पहले बता रही हूँ, नाराज हो जाऊंगी इग्नोर किया तो। ठीक है, अब सुनना रजे, सुनना। बेसिकली 6 क्लॉज है, इन 6 को आपको लाइन वाइज याद करना है। अच्छा, लाइन वाइज के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया। निमोनिक क्या है? एन रोल सीएस। भाई सीएस में इनरोल करो जल्दी जल्दी, फटाक से सीएस में इनरोल करो। एन रोल सीएस, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, इनमें से रजे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है ना, वो होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज इज लाइक एक इंसान का दिल। अगर इंसान में दिल ही ना हो तो हम उसे इंसान ही नहीं बोलते, फिर तो वो पत्थर बन जाएगा ना। समझो, हम में और पत्थर में फर्क क्या है? हम में और पत्थर में फर्क क्या है? दिल का। और इंसानों और जानवरों में फर्क किसका है? दिमाग का। लेकिन वो यूज करते हो ना तुम तो। ठीक है, अब सुनना रहे, जो सुनना। तो इसीलिए वो कह रहा है ऑब्जेक्ट इज लाइक द हार्ट, हार्ट ऑफ कंपनी। ठीक है, कि भाई कंपनी वही काम करेगी जो उसके ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है। दोबारा से, कंपनी वही काम करेगी जो उसके ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी, समझो कोई भी कंपनी आउटसाइड द ऑब्जेक्ट क्लॉज जाके काम करती है, आउटसाइड द ऑब्जेक्ट क्लॉज जाके काम करती है, तो वो काम स्टार्टिंग से ही क्या होता है? वॉइड एब इनिशियो, या हम उसे बोल सकते हैं अल्ट्रा वाइड्स। मतलब अपनी औकात के बाहर जाके अगर कोई भी कंपनी ने काम किया है तो वो अल्ट्रा वाइड्स है, और वो शुरू से ही क्या होगा मेरे बच्चे? वाइड। वो शुरू से ही क्या होगा? वाइड। के यहां तक समझ आ गया? पक्का पक्का? किसी को कोई दिक्कत? मुझे बताओ। आई होप ये 2 टॉपिक्स पे आपको बहुत क्लैरिटी होगी, राइट? तो जब हम इन्हीं को पढ़ते हैं ना, तो हमें कुछ डॉक्ट्राइंस पढ़नी पड़ती हैं। अच्छा, क्या डॉक्ट्राइंस के सेक्शंस है? नहीं, डॉक्ट्राइंस के सेक्शंस नहीं है। मतलब हश, सेक्शंस तो याद नहीं करने, लेकिन लेकिन केस लॉज याद करने हैं, राइट? हर डॉक्ट्राइन के साथ एक केस लॉ है, हर डॉक्ट्राइन के साथ एक केस लॉ है मेरे बच्चे। तो वो केस लॉज हमें याद करने हैं। ठीक है, तो इन टोटल हम लोग को 4 डॉक्ट्राइंस पढ़नी है। ठीक है, सिर्फ मात्र 4 डॉक्ट्राइन। सबसे पहली डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है जी। तीसरा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावाइड्स, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावाइड्स। एंड चौथा डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल्टर ईगो, एंड चौथा राज्य डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल्टर ईगो। ठीक है, सुनना, जब आप पढ़ोगे तो आपको एक एहसास होगा, आपको एक मीठी मीठी फीलिंग आएगी कि ये जो 3 डॉक्ट्राइन्स है ना, ये इंटर रिलेटेड है। ये क्या है? इंटर रिलेटेड। ठीक है, ये चौथी ऐसा नहीं है कि इन तीनों से अप्रोक्सीमेटली बाहर ही है एकदम, बट ये तीनों ज्यादा इंटर रिलेटेड है। चले शुरू करे, बता दो, करे। एकदम बैक स्ट्रेट, एकदम बैक स्ट्रेट, चौंटे पड़ेंगे, चौंटे, बैक स्ट्रेट। अब तुम जो ऐसे लेट लेट के मुझे देख रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मेरे को पता नहीं चलता? तुम्हें क्या लगता है मेरे को नहीं पता चलता? मेरे को सब पता है तुम कैसे लिट लिट के देख रहे हो। आओ चल, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, सिंपल सी बात है। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलते हैं रजे? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आउटसाइडर। समझो, मैं आपको थोड़ा लिखवा भी रही हूं, पॉसिबल हो तो मेरे साथ लिख भी लेना, राइट? मेरे साथ लिख भी लेना, इससे तुम्हारे हाथ चलेंगे और थोड़ा दिमाग भी चलेगा, और तुम्हें लिखना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझ तो तुम्हें मैं करवा के ही छोड़ूंगी, उसमें टेंशन मत लो। देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलते हैं, समझो। इट इज
द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आउटसाइडर, ठीक है, हु इज entering into contract, who is entering into contract with company to consult, ठीक है, to consult MOA AOA of company before that, ठीक है। इसका मतलब ये देखो, मैं बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज लिख रही हूँ तो दैट आप लोग इसे समझ पाओ। इसका मतलब क्या है कि भाई ये आउटसाइडर की ड्यूटी है कि वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले उसका एमओए एओए पढ़कर जाए। अच्छा, वी आर इंडियंस, है ना, हमें जो चीज कही जाती है कि ये नहीं करनी, वो तो चुल मचती है कि करेंगे ही। और अगर किसी ने बोल दिया कि ये चीज कर ले, हम नहीं करते। किसी ने बोला कर ले, हमने बोला नहीं करेंगे, तो ये जो शब्द है ना, नहीं करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा। अब जो हो रहा है वो देखा भी नहीं जा रहा। सुनना मेरी बात। तो क्या कह रहा भाई, देख, अगर तू एमओए एओए नहीं पढ़कर गया, मान ले तो नहीं पढ़कर गया, ठीक है, कंपनी ने अपने एमओए एओए से बाहर कुछ कर लिया, कंपनी ने एमओए एओए से बाहर कुछ कर लिया, अब यू कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट कंपनी, नाना बेटू, यू कैन नॉट sue द कंपनी, नो, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि गलती तेरी, तूने एमओए और एओए पढ़ा नहीं। इट इज लाइक जब इंडिया में शादियां होती हैं तो जो लड़की वाले होते हैं और जो लड़के वाले होते हैं वो दोनों साइड की ना इंक्वायरी कराते हैं, थोड़ी सी स्पेसिफिकली लड़की वाले। भाई उनको ही होता है कि हमें अपनी बेटी देनी है तो हम इंक्वायरी करवाएं। हम क्या करवाएं? इंक्वायरी करवाएं। अब हमारी क्लास में एक लड़का है विपुल, ठीक है, मान लेते हैं विपुल की डीम्ड वाइफ है विपुला। कौन है? विपुला। अब विपुला के घर वालों को विपुल की इंक्वायरी करनी चाहिए थी, भाई वो तो लगता भी है ऐसे, इंक्वायरी करनी चाहिए थी। अब विपुला वालों के घर वालों ने विपुल की इंक्वायरी नहीं करी और शादी के बाद पता लगता है ये तो विपुल की 5वीं शादी है, दूसरी भी नहीं, चौथी भी नहीं, 5वीं शादी है। तो अब बताओ गलती किसकी? गलती किसकी? विपुला की। क्योंकि क्या उसको चेक करना चाहिए था? यस और नो? यस। तो इसीलिए बच्चे, ये जो डॉक्ट्राइन है ना, ये ऑब्लिगेशन डालती है आउटसाइडर पे। ध्यान से, ये डॉक्ट्राइन क्या कर रही है रजे? ये ऑब्लिगेशन डाल रही है आउटसाइडर पे। किस पे डाल रही है? आउटसाइडर पे। और किसको फेवर कर रही है? कंपनी को। कंपनी को बोल रही है बाबू तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, अगर कोई एमओए एओए पढ़े बिना आया और तूने गलती करी तो तेरे को कोई छू भी नहीं सकता जब तक मैं खड़ी हूं। तो समझो क्या मैं बोल सकती हूं? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज अ पार्शियल प्रिंसिपल। बताओ, doctrine of constructive notice is what? Partial principle, because it favors the company and it puts an obligation on the outsider. मैं एक बात बताओ, आप ही बोल रहे हो एमओए एओए पढ़ के जाना है ना, इतना ही बोला डॉक्ट्राइन ने। मैंने बोला हाँ, नहीं पढ़ के गया तो तू कंपनी के खिलाफ केस नहीं कर सकता, यही बोला। मैंने कहा हाँ मैम, ये तो गलत नहीं है, तुम बेवकूफ हो, इसमें कंपनी की क्या गलती? सिंपल सी बात, तुम बेवकूफ हो, तुम पागल बन गए, तुम्हें कोई लूट गया, इसमें लूटने वाले की गलती नहीं, इसमें तुम्हारी गलती है। तुमने अपना दिमाग क्यों नहीं चलाया? सिंपल सी बात, जब लॉ ने बोला कि एमओए एओए पढ़ के जा, तो तब भी पढ़ के नहीं गया, तो इसमें तो तुझे फेवर करने वाला कुछ वैसे भी नहीं है, समझो। और दूसरा, तुम कंपनी पे तो केस नहीं कर सकते, चलो कंपनी पे नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी का डायरेक्टर जिसने ये धूम तनाना वाली साजिश रची है, क्या रजी आप उस पे केस कर सकते हो? यस। आप समझो, ऐसा नहीं है कि आप किसी पे केस नहीं कर सकते, आप कंपनी पे केस नहीं कर सकते, बट क्या आप डायरेक्टर पे केस कर सकते हो? यस, आप डायरेक्टर पे केस कर सकते हो। डन, सॉर्टेड, पक्का पक्का। अब इसमें इसमें केस लॉ है, कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस चिंता रामा मूर्ति। भाई सुनने में कितना क्लासी लग रहा है, मैम याद नहीं हो रहा, अरे अभी याद कराती हूँ ना। कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस चिंता रामा मूर्ति। दोबारा से, कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस चिंता रामा मूर्ति। आओ, केस लॉ क्या बोलता है? कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस चिंता रामा मूर्ति, ठीक है।
चिंता रामा मूर्ति। सुनना, ये 1930s का केस है, बड़ा पुराना केस है, बड़ा पुराना, ठीक है। और इसमें वैल्यू इन्वॉल्व भी पता कितनी थी, शायद 1500 2000 बस। यस भाई, उस टाइम 2000 बहुत होते थे। अगर तुम्हारे दादाजी ने उस समय 2000 की जमीन ली होती या 20,000 की भी ली होती तो भाई अब करोड़ों में होती। सुनते हैं ना हम लोग ऐसा, पर मेरे को लगता है हमारे घर वाले भूल गए थे जमीन लेना, वो भूल गए थे, ठीक है। अब समझो इस केस में क्या हुआ था, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर सुन लो ना लायको, इधर हेलो, अगर कंस्ट्रक्टिव नोटिस पेपर में आया तो ये केस लॉ मेरे को तुम्हारे एग्जाम में दिखना चाहिए, समझो, इसको मेंशन करके आना है। डॉक्ट्राइन के हर एक डॉक्ट्राइन का हर एक केस लॉ है, वो आपको मेरे बच्चे मेंशन करके आना है, ठीक है। आओ, ठीक है। ये क्या बोलता है, क्या बोलते हैं सुनना। वो कह रहा है कंपनी है, ठीक है, मान लो ये कंपनी है साउथ इंडियन, कुछ ऐसी कंपनी थी, आई रियली डोंट रिमेंबर द नेम, ठीक है। ये कंपनी है, ठीक है। और कंपनी को ना फंड्स चाहिए थे। कंपनी को क्या चाहिए थे रजे, कंपनी नीड फंड्स, ठीक है। तो ये है बेचारा हमारा कोटला वेंकट स्वामी। ये कौन है बेचारा, कोटला वेंकट स्वामी। अभी ये हंस रहा है, ये हंस रहा है, ठीक है, ये हंस रहा है। तो ये जो हमारी रजी कंपनी है ना, ये जो कौन है, कंपनी। कंपनी ने कोटला वेंकट स्वामी को बोला कि हमें फंड्स की नीड है, कि वी नीड फंड्स। और कितने फंड्स की नीड है, 2000 की। लेट अस टेक एन एग्जांपल, ठीक है, 2000 की नीड है, ठीक है, ठीक है। तो कोटला वेंकट स्वामी ने कहा 2000 तो नहीं है। कंपनी कहती जितने हैं उतने दे दे, जितने हैं उतने दे दे। तो कोटला वेंकट स्वामी ने कंपनी को मेरे बच्चे 1000 रुपए दे दिए। कोटला वेंकट स्वामी ने कंपनी को कितने रुपए दे दिए, 1000 रुपए लेंड कर दिए, ठीक है। अब भाई समझो, अगर आज मैं तुमसे पैसे लूंगी, अगर आज मैं तुमसे पैसे लूंगी तो तुम क्या बोलोगे भाई, तुम इतने ज्यादा लालची हो ना। तुम बोलोगे मैम हमारे पास कुछ गिरवी तो रखो, आप हमारे पास कुछ गिरवी तो रखो। आपने हमारे पास कुछ गिरवी तो रखा ही नहीं है, पहले हमारे पास आप कुछ गिरवी रखो, ठीक है। आप बोलोगे, ये बोलोगे नहीं बोलोगे, बिल्कुल बोलोगे। तो कोटला वेंकट स्वामी ने बोला कंपनी की कि तू क्या गिरवी रख रही है। तो कंपनी की एक एसेट थी, कंपनी की क्या थी, एक एसेट थी। कंपनी ने वो कोटला वेंकट स्वामी के पास गिरवी रख दी, मतलब मॉर्गेज कर दी, ठीक है। अब मॉर्गेज डीड बनी होगी, अब क्या बनी होगी, मॉर्गेज डीड बनी होगी, है ना। अब मॉर्गेज डीड पे सुनना, मॉर्गेज डीड पे साइन होंगे, ऑब्वियसली साइन होंगे तभी तो वैलिड होगी, तभी तो एग्जीक्यूट हो पाएगी। इस पे कंपनी की कॉमन सील लगी थी, ठीक है जी। इस पे सीएस के साइन थे, ठीक है जी। और इस पे 2 वर्किंग डायरेक्टर के साइन थे। इस पे किसके डायरेक्टर के साइन थे, 2 वर्किंग डायरेक्टर के साइन थे, ठीक है। अब क्या हुआ, कंपनी ने बोला था इसको कि भाई तेरे को हम 2 साल बाद पैसा वापस कर देंगे, 2 साल बाद हम तेरे को पैसा वापस कर देंगे। अब क्या हुआ, कोटला वेंकट स्वामी बेचारा बूढ़ा हो गया, 2 साल बीतते गए बीतते गए बीतते गए बीतते गए। अब वो घड़ी आ गई जहां कोटला वेंकट स्वामी को कंपनी के पास जाना है और वहां से अपना पैसा लेना है। कोटला वेंकट स्वामी बड़ा ही एक्साइटेड कि आज तो पैसे करेंगे, आज पार्टी वार्टी करेंगे, मनाली चला जाऊंगा, ऋषिकेश जाऊंगा, ये वो गोवा वोआ जाऊंगा, ठीक है। और ऋषिकेश मनाली जाकर डूब वूब जाऊंगा, इसका एकदम ये प्लान था। ये कंपनी के पास गया, इसने कंपनी को बड़े एटीट्यूड से फोन लगाया, हेलो। कंपनी बोलती हेलो, ये बोलता आई एम कोटला वेंकट स्वामी। कंपनी बोलती तू कौन है, तू कौन है। कोटला वेंकट स्वामी बोलता आपने मेरे पैसे देने हैं ना। कंपनी कहती पंजाबी में केड़े पैसे, केड़े पैसे, मतलब कौन से पैसे। ये डर गया, ये कंपनी के पास जाता है, कंपनी को बोलता है कंपनी देख तूने मेरे से पैसे लिए। कंपनी कहती कौन से पैसे। ये कोटला वेंकट स्वामी कंपनी को मॉर्गेज डीड दिखाता है कि ये देख मॉर्गेज डीड। कंपनी कहती है हाँ शिट मैं तो भूल ही गई थी, चल निकल यहां से। तो ये बोलता है ये मॉर्गेज डीड में भाई साइन है तुम लोगों के। कंपनी बोलती है बेटू इधर आओ, कोटला वेंकट स्वामी उधर आओ, ये जो मॉर्गेज डीड है ना ये इनवैलिड है। मॉर्गेज डीड क्या है, इनवैलिड। कोटला वेंकट स्वामी बोलता क्यों इनवैलिड, क्यों, क्योंकि बोलता है कि देख मेरे एमओए में लिखा हुआ था कि कॉमन सील लगानी चाहिए। कोटला वेंकट स्वामी ने बोला कॉमन सील लगी तो है। कंपनी बोलती आगे सुन, सीएस के साइन होने चाहिए। कोटला वेंकट स्वामी कहता ये रे सीएस के साइन। बोलता है एक वर्किंग डायरेक्टर के साइन। बोलता है एक नहीं 2 वर्किंग डायरेक्टर के साइन है। कंपनी बोलती आगे सुन, एक मैनेजिंग डायरेक्टर के भी साइन होने चाहिए थे, एक मैनेजिंग डायरेक्टर के भी साइन होने चाहिए थे। क्या इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर के साइन है, नहीं। तो क्या ये मॉर्गेज डीड वैलिड है, नहीं। तो ये बोलता मुझे कैसे पता, मुझे कैसे पता होगा ये बात।
कंपनी बोलती ये बात हमने अपने एमओए में लिखी थी, ये बात हमने अपने एमओए एओए में लिखी थी, और तुझे मेरा जो एओए है वो पढ़कर आना चाहिए था। एओए में ये बात स्पेसिफिकली मेंशन थी कि अगर मॉर्गेज डीड बनेगी तो इसके साइन होंगे। अब कोटला वेंकट स्वामी ने क्या किया, इसने इस कंपनी के एमडी जो चिंतारामा मूर्ति थे उनके खिलाफ केस कर दिया। चिंतारामा मूर्ति के खिलाफ क्या कर दिया, केस कर दिया। क्या कर दिया, केस कर दिया। डन। बट कोर्ट ने यही बोला, कोर्ट ने यही बोला कि कोटला वेंकट स्वामी सॉरी, कोर्ट ने कोटला वेंकट को स्वामी को सॉरी बोला और इसने बोला इट इज योर ड्यूटी, इट वाज योर ड्यूटी टू चेक कंपनीज एमओए और एओए बिफोर एंटरिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, बिफोर एंटरिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। क्या आपको ये बात समझ आई, क्या आपको ये बात समझ आई, एक बार मुझे बताओ, आर यू गाइज विद मी यहां तक? हाँ जी, देखो एक बार दोबारा कंस्ट्रक्टिव नोटिस रिवाइज करते हैं। कंस्ट्रक्टिव नोटिस मैं बोलती हूँ इट्स अ पार्शियल डॉक्ट्राइन, इट इज व्हाट, अ पार्शियल डॉक्ट्राइन which favors the company but puts a burden on the outsider, puts a burden on the outsider। ये outsider को क्या बोलता है कि सिर्फ इतनी सी बात, इतनी सी बात है एमओए चेक करके आ जा, ठीक है, नहीं चेक करके आया तो हेलो मिस्टर, हेलो, तो कंपनी को स्यू नहीं कर सकता है। केस लॉ कौन सा है, फटाफट से केस लॉ कौन सा है, कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस चिंतारामा मूर्ति, कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस चिंतारामा मूर्ति। क्या डन है बच्चों, डन है बच्चों, डन एंड डस्टेड सॉर्टेड। चलो अब आगे। अब क्या हुआ, आउटसाइडर को लगा कि भाई भाई साहब ये डॉक्ट्राइन तो मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रही है। चलो मान लो, मान लो कल को मैं एमओए एओए पढ़कर भी गया, मान लो आउटसाइडर सोच रहा है, कल को मैं एमओए एओए पढ़ के भी गया, कंपनी ने अगर मेरे साथ फिर भी बदतमीजी की तो मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरा तो कोई अपना ही नहीं है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलती है अरे छोटू इधर, मैं हूं ना, मैं हूं तेरी, मैं हूं। तो अगला कंसेप्ट कौन सा है रजे, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अगला कंसेप्ट कौन सा है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। समझो ये क्या बोलता है, इंडोर मैनेजमेंट, ये डॉक्ट्राइन बोलता है कि भाई देख आउटसाइडर, तूने अपनी ड्यूटी निभा ली, तूने एमओए चेक कर लिया। अब बहुत ध्यान सुना मैं आगे क्या बोलने वाली हूं, अगर कंपनी की इंटरनल फंक्शनिंग की वजह से, आई एम रिपीटिंग दैट अगेन, अगर कंपनी की इंटरनल फंक्शनिंग की वजह से कुछ गलत हो रहा है तो इसमें तेरा कोई भी दोष नहीं है, इसमें तेरा कोई भी दोष नहीं है। आओ एक बार आपको दिखाती हूं, देखो इंडोर मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट क्या कह रहा है, इट प्रोटेक्ट द आउटसाइडर इन गुड फेथ अगेंस्ट द कंपनी। इसे हम बहुत ही प्यार से क्या बोलते हैं, टर्कवैंड रूल। क्या बोलते हैं जी, टर्कवैंड रूल। देखो क्या बोलते हैं, इफ ट्रांजैक्शन इज अलाउड बाय एमओए then the outsider can presume that the procedural requirement is complied with, that the procedural requirement is complied with। वो क्या कह रहा है कि भाई आउटसाइडर की ड्यूटी है टू चेक एमओए और एओए, और अगर एक बार वो एमओए और एओए चेक करके आया है तो तुम एकदम सिट बैक एंड वॉच द शो, राइट। अब जो भी कंपनी की इंटरनल फंक्शनिंग की वजह से गलत होगा उसमें कंपनी आंसरेबल है, तू आंसरेबल नहीं है। जैसे पिछले वाले केस में मान लो विपुला ने सब चेक किया था सब, लेकिन कहीं से उसको कुछ नहीं मिला, खत्म बात। अब जब विपुला घर गई तो उसको पता लगता है 5 शादियां कर रखी है इस लड़के ने, तो इसको 5 लड़कियां कैसे मिल गई। अब विपुल आंसरेबल है, विपुल आंसरेबल नहीं है। तो आओ अगर मैं इसको लिखवाऊं तुम्हें मेरी जिंदा लाशों, उवासी ले रहे हो, उवासी ले रहे हो, बताऊं तुम्हें मैं। आओ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है, देखो, इट इज द ड्यूटी ऑफ आउटसाइडर, ठीक है, टू कंसल्ट एमओए एंड एओए, टू कंसल्ट एमओए एंड एओए, ठीक है। एंड इफ, एंड इफ an outsider, if an outsider done this,
he can presume that all internal compliances have been complied with. कि इंटरनल कंप्लाइंसेस कंप्लाइड हो चुके हैं। अगर उसे बाद में पता लगता है कि अंदर कलेश है कंपनी के, तो हाथ खड़े कर देता है, भाई आई एम सॉरी बट कंपनी यू आर लायबल, आई एम नॉट, यू आर लायबल। तेरे घर में कलेश चल रहा था, तू मुझे कुछ भी बोल नहीं सकती है, तू मुझे कुछ भी बोल नहीं सकती है। सिंपल सिंपल सॉर्टेड है। इसे हम क्या बोलते हैं? टर्कवैंड रूल। क्या बोलते हैं रजे? टर्कवैंड रूल। और इसमें ना टर्कवैंड रूल, ठीक है, इसमें केस लॉ भी हुआ था जिसे हम बोलते हैं रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवैंड। क्या बोला जाता है रजे? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवैंड, ठीक है। अब हुआ क्या था इस केस में, ये देखते हैं। याद रहेगा? कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस चिंतारामा मूर्ति। इंटरनल इंडोर मैनेजमेंट, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवैंड, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवैंड। और इसको बोलते हैं क्या है? टर्कवैंड रूल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? टर्कवैंड रूल, ठीक है। हेलो ए, ठीक है, इधर देखो। अब क्या हुआ था, मान लो एक कंपनी है, ठीक है, गोलमो नहीं लेंगे, गोलमो कभी ये फ्रॉडिया काम नहीं करते, ठीक है, ये गोलमो नहीं है, ये एक सिंपल कंपनी है, छोटी सी चुटकू कंपनी, ठीक है। और ये हमारा रॉयल ब्रिटिश बैंक है। ये क्या है? रॉयल ब्रिटिश बैंक। रेड ब्लड नहीं है वो, रॉयल ब्रिटिश बैंक है, ठीक है। अब रॉयल ब्रिटिश बैंक को कंपनी के बॉन्ड्स लेने थे। कंपनी के क्या लेने थे? बॉन्ड्स परचेज करने थे, ठीक है। अब ये होशियार, क्योंकि इसके सीएस तुम हो और तुम मुझसे पढ़ कर गए हो, ठीक है। तो रॉयल ब्रिटिश बैंक एकदम होशियारी, ठीक है। रॉयल ब्रिटिश बैंक ने क्या किया? रॉयल ब्रिटिश बैंक ने पहले कंपनी का एमओए पढ़ा। क्या पढ़ा? कंपनी का एमओए। जब इसने कंपनी का एमओए पढ़ा, अरे भाई साहब, जब इसने कंपनी का एमओए पढ़ा, एओए पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था, सुनना, उसमें लिखा हुआ था कि बॉन्ड्स के लिए ओआर पास होगा। कंपनी जब बॉन्ड सर्टिफिकेट इशू करेगी, सुनना, कंपनी जब बॉन्ड सर्टिफिकेट इशू करेगी, मतलब जब बॉन्ड्स देगी, कंपनी जब बॉन्ड सर्टिफिकेट इशू करेगी, तो क्या पास होगा? ओआर। ओआर मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मतलब जर्नल मीटिंग बुलाई जाएगी, मेंबर से अप्रूवल लिया जाएगा, है ना, मेंबर से क्या लिया जाएगा? अप्रूवल। एवरीथिंग इज चिल। अब इसने बॉन्ड्स परचेज किए, कंपनी ने इसको क्या दे दिया? बॉन्ड सर्टिफिकेट। क्या दे दिया? बॉन्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। और साथ में इसको माइन्यूट्स दिखा दिए, साथ में इसको मीटिंग के क्या दिखा दिए? माइन्यूट्स, कि ये देख रॉयल ब्रिटिश बैंक हमारा ओआर पास हुआ है, हमारा ओआर पास हुआ है। रॉयल ब्रिटिश बैंक ने एमओए कंसल्ट किया हुआ है, एमओए कंसल्ट किया हुआ है, ये बोलता चलो ठीक है, ये बोलता चलो ठीक है, सानू की एमओए हमने पढ़ा है, ओआर पास किया हुआ है, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। अब जी हुआ क्या जी? अगे तो सुनो, होया कि कंपनी बेचारी लिक्विडेशन में चली गई। कंपनी कहाँ चली गई? लिक्विडेशन में, ठीक है। और जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है ना रजे, मतलब बंद हो जाती है, तो एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है, लिक्विडेटर। कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, तो कंपनी ने क्या किया? लिक्विडेटर अपॉइंट किया। क्या किया? लिक्विडेटर अपॉइंट। अच्छा, लिक्विडेटर क्या करता है रजे? लिक्विडेटर सारी कंपनी की एसेट्स को बेचता है और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करता है। एग्जैक्टली कंपनी को मोक्ष दिलवाता है। कंपनी को क्या दिलवाता है? मोक्ष। क्योंकि सारी एसेट्स को बेच देगा, लाइबिलिटी पे ऑफ कर देगा, कंपनी अब चैन की सांस ले सकती है, कंपनी अब चैन की सांस ले सकती है। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कंपनी ने लिक्विडेटर अपॉइंट करा। मैडम एक बात बताओ, केस का नाम गलत नहीं लगा आपने? टर्कवैंड क्यों बोल? टर्कवैंड कौन है यहाँ? टर्कवैंड अभी आएगा। जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया ना रजे, उसका नाम था टर्कवैंड। उसका नाम क्या था? टर्कवैंड। अब क्या होता है? अब ऑब्वियसली ये क्रेडिटर्स की लिस्ट बनाएगा कि भाई किस किस को पैसे देने हैं, यस और नो, ये तो देखेगा ही ना, क्योंकि लिक्विडेटर है। इसने क्या किया रजे? लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बनाई। क्या किया? लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बनाई। और आगे समझ सकते हो मैं क्या बोलने वाली हूँ? समझ सकते हो? बताओ। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में इसने रॉयल ब्रिटिश बैंक का नेम डाला ही नहीं, रॉयल ब्रिटिश बैंक का नेम डाला ही नहीं।
जब रॉयल ब्रिटिश बैंक को ये पास पता लगी तो वो भाग रॉयल ब्रिटिश बैंक भाग के वो कहाँ जाता है, मैं नहीं भाग सकते इस टाइम, पैर में चोट है, तो भाग के जाता है तो वो टर्कवैन के पास। कहाँ जाता है, टर्कवैन के पास, और जाके बोलते टर्कवैन मेरा नाम नहीं है, टर्कवैन मेरा नाम नहीं है। टर्कवैन कहता हो हेलो गो टू हेल। बोलता क्यों, ये देख बॉन्ड सर्टिफिकेट, ये देख ओआर की माइन्यूट सी कॉपी। टर्कवैन बोलता है हेलो मिस्टर सुनो, कंपनी ने जो ओआर पास किया था, समझो मैं क्या कहने वाली हूँ, कंपनी ने जो ओआर पास किया था वो बोलता वो इनवैलिड था। क्यों इनवैलिड था, क्योंकि उसमें अमाउंट स्पेसिफाई नहीं था, समझो अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं था। अब रॉयल ब्रिटिश बैंक को गुस्सा चढ़ा और वो कोर्ट के पास चला गया। वो किसके पास चला गया, कोर्ट ने, कि भाई ऐसे और ऐसे हुआ है मेरे साथ। कोर्ट कहता है सुन भाई सुन, मैं तेरे साथ हूं, तू जीतेगा, टर्कवैन को बुला के ला, अभी तेरा नाम क्रेडिटर्स में डलवाता हूं। क्यों, क्योंकि क्या रॉयल ब्रिटिश बैंक ने एमओए कंसल्ट किया था, किया था यस। अब कंपनी ने और गलत तरीके से पास किया, भाई मैं कंपनी के अंदर कैसे घुस जाऊं, तुम समझो, मैं कंपनी के अंदर, मेरे को कैसे पता, बहुत सिंपल सी बात है, सॉर्टेड सी बात है, मेरे को ब्रो कैसे पता कि कंपनी जो है वो कुछ गलत तरीके से अंदर कर रही है, मेरे को तो बाहर ही जो दिख रहा है वो ठीक है। अब अगर कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट में गलती है तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, एंड इस केस में रजे रॉयल ब्रिटिश बैंक won the case। रॉयल ब्रिटिश बैंक won the case। क्या समझ आया यहाँ तक, क्या सब बच्चों को यहाँ तक समझ आया? अच्छा जिस चीज को समझ आ रहा है भाई देखो कमेंट वमेंट करना क्लास के बाद, अच्छा अगर समझ आ रहा है और अच्छे कमेंट करना, ठीक है। ये नाइस एक्सप्लेनेशन, नाइस टीचर लिख के छोड़ मत देना। लाशो पानी पी लो। चलो आइए अगला चलते, एक मिनट रुको, इसको रख दो पानी की बोतल। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंडोर मैनेजमेंट क्लियर। अब बच्चे जो इंडोर मैनेजमेंट में से बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है वो है एक्सेप्शंस टू इंडोर मैनेजमेंट। वो क्या आता है, एक्सेप्शंस टू इंडोर मैनेजमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार अजय मेरे पेपर में पूछा गया है, बहुत बार कंपनी लॉ के पेपर में पूछा जाता है कि एक्सेप्शंस क्या है। एक्सेप्शंस का मतलब क्या, कि इन केसेस में इंडोर मैनेजमेंट लगेगा नहीं, इन केसेस में इंडोर मैनेजमेंट लगेगा नहीं। सबसे पहला तुम एमओए नहीं पढ़कर आए, सिंपल सी बात है, तुम एमओए नहीं पढ़कर आए। भाई जब तुम एमओए पढ़कर ही नहीं आए, तुम मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंडोर मैनेजमेंट लगे। इंडोर मैनेजमेंट कब लगता है, जब कंस्ट्रक्टिव नोटिस भाई नहीं लगता। समझो, जब अब तुम एमओए पढ़कर आए हो, तुम अगर एमओए नहीं पढ़कर आए तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस लगेगा ना, तो इंडोर मैनेजमेंट कैसे लगेगा। देखो भाई देखो, नो नॉलेज ऑफ एमओए एंड एओए, this rule does not apply to outsider who did not consult MOA और AOA। क्या यहां तक क्लियर है? दूसरा भाई देखो, तुम्हें पता था कि कुछ ना कुछ गलत है, तुम्हें पता था। कई बार क्या होता है, हम लोग को ना पता होता है फिर भी हम जानबूझकर ना कुछ अवॉइड कर देते हैं चीजों को। एक बार इसका परफेक्ट एग्जांपल देती हूँ। मैं पश्चिम बिहार में हूँ तो मुझे पश्चिम बिहार से याद आया ये बात कि एक बार ना मुझे आई गेस 1 साल पहले की बात, आज से ठीक 1 साल पहले की, तो मेरे को ना, मैं लाजपत रहती हूँ, ठीक है, तो मेरे को मुझे कुछ काम के लिए जो है वो पंचशील पार्क जाना था। पंचशील पार्क इज द प्लेस विच इज लाइक 10 मिनट्स लाइक अवे फ्रॉम माई होम, ठीक है, 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो मैंने ना उसके एड्रेस जब पूछा तो रात को मेरे रूममेट ने बोला पंचशील पार्क, ठीक है। और सुबह तक ना मैं भूल गई कि वो पंचशील पार्क था, मुझे ये याद रहा कि वो पश्चिम विहार था। वो क्या था, पश्चिम विहार। मैंने सुबह रैपिडो पे डाला पश्चिम विहार, वो 1 घंटा दिखा रहा है। अब सुनना, मेरे दिमाग में स्ट्रिक किया कि शिवानी ये तो गलत है, वो तो रात को 10 मिनट बोल रही थी और ये तो 1 घंटा दिखा रहा है, मतलब तू कहीं गलत जा रही है, मुझे पता तू कहीं गलत जा रही है। बट मी बीइंग मी, मैं फिर भी चली गई, मैं चली गई। जब मैं गई तो मुझे पता लगा, अरे भाई जो जिस ब्रांच में मुझे जाना था वो पंचशील पार्क थी।
फिर मुझे याद है, ओ शिट, वो तो रात को पेंसिल पार्क की बात कर रही थी। अब इसमें गलती किसकी? इसमें गलती किसकी? मेरी। क्योंकि मुझे क्या इरेगुलरिटी के बारे में नॉलेज थी? बताओ, यस और नो जिंदा लाशो। बिल्कुल, मुझे इरेगुलरिटी के बारे में नॉलेज थी, बट फिर भी मैंने उसको पता करने के लिए कुछ नहीं किया। देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर द आउटसाइडर हैड नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, राइट, वेयर द आउटसाइडर हैड नॉलेज दैट इंडोर मैनेजमेंट इज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी और लैक ऑफ अथॉरिटी, देन दिस रूल डज नॉट प्रोटेक्ट आउटसाइडर। सिंपल सी बात, पहला एमओए नहीं पढ़कर आए, दूसरा नॉलेज थी, तुमने कुछ नहीं किया, तीसरा फॉर्जरी, फ्रॉड हुआ भाई, फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉडिया भाई, फ्रॉड हुआ है तो बीएनएस में जाओ, समझ गए? यहां पे ड्रामेबाजी मत करो। तो अगर तुम्हारे साथ फॉर्जरी हुई है, मतलब साइन नकली हो गए, तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा हुआ है, तो हम ये नहीं बोल रहे कि भाई तुम केस नहीं कर सकते, हम बोल रहे इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगी। समझो हम क्या बोल रहे हैं, इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगी। देखो, any transaction which involve forgery shall be void or illegal, hence this rule does not apply, this rule does not apply। उसके बाद नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है? नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है कि भाई तुमने ध्यान ही नहीं दिया, तुम्हें जो ध्यान देना चाहिए था तुमने वो ध्यान दिया ही नहीं, तुमने वो ध्यान दिया ही नहीं, जो ऑर्डिनरी तुम्हें करना चाहिए था वो तुमने नहीं किया। अगला, doctrine does not apply where the question is in regard to the very existence of agency। एजेंट है या नहीं, कह रहे इस केस में भी डॉक्ट्राइन नहीं लगेगी, डॉक्ट्राइन नहीं लगेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, आइए सुनना मेरी बात। सबसे पहला नेग्लिजेंस, ठीक है, दूसरा इरेगुलरिटी, पता थी तुम्हें, तीसरा फॉर्जरी, ठीक है, चौथा एमओए एओए पढ़कर नहीं आए, पांचवा इन केस ऑफ एजेंसी, इन केस ऑफ एजेंसी। पक्का पक्का कि यहां तक 5 पॉइंट्स क्लियर है? 5 पॉइंट्स क्लियर है? एक बार मेरे को सारे बच्चे चैट बॉक्स में इंडोर मैनेजमेंट के ये 5 पॉइंट्स लिखकर जरूर बताएंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, इंडोर मैनेजमेंट। अब आती है हमारी सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया डॉक्ट्राइन। यार थोड़ा एसी चला लो, गर्मी लग रही है यार, पसीने आ रहे हैं पसीने। ओह ठीक है, चल। यार एसी में ना बड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि भाई अगर मैं 18 पे करती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग जाती है, ठीक है, 22-23 पे करती हूँ तो मुझे कुछ टाइम बाद गर्मी लग जाती है। एसी इज वेरी कंफ्यूजिंग, जेन्युइनली वेरी कंफ्यूजिंग। अब इधर देखो, अल्ट्रा वायर्स, अब इधर समझो, अल्ट्रा वायर्स इज बियॉन्ड पावर, अल्ट्रा वायर्स इज बियॉन्ड पावर, बियॉन्ड पावर। आइए मैं आपको एक बार इसको लिखवाती हूँ, ठीक है। मैं ना आपको आज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का सार बता रही हूँ। एक बोलते हैं ना गीता का सार, गीता का सार क्या है कि कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, कर्म करो फल की इच्छा मत रखो। तो लाइक वाइज मैं आपको अल्ट्रा वायर्स का सार बता रही हूँ। अगर आपको ये पता लग गया तो जिंदगी में कोई अल्ट्रा वायर्स का सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। देखो, जैसे वो कह रहा है हमारी कंपनी के 4 स्तंभ होते हैं जो मेन है, ठीक है। इधर देखो, ये कंपनीज एक्ट है, ठीक है, ये एमओए है, ठीक है, ये एओए है, और ऑब्वियसली डायरेक्टर्स के पास पावर होती है और ये डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। ये 4 स्तंभ है, ये 4 स्तंभ है, इनको एक लेवल पे ऐसे कर देते हैं, समझ गए? ग्राफ समझो, ये वाला सबसे बड़ा क्या है, कंपनीज एक्ट, क्या है, कंपनीज एक्ट, अभी 2013 चल रहा है, ठीक है। ये है एमओए, ये है एओए और ये है डायरेक्टर्स। याद रखना, हर एक की कुछ अथॉरिटीज होती है, हर एक की कुछ क्या होती है, अथॉरिटीज। जैसे मैंने बताया कि अगर आप एमओए में जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है, अगर तुमने उसके बाहर जाके काम किया तो ब्रो 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 यू आर कुक्ड, यू आर कुक्ड, यहां से निकल जाओ, शक्ल मत दिखा देना, सिंपल सी बात। देखो, तो कंपनीज एक्ट 2013, लॉ मेकर कहता है भाई देख ब्रो, इधर सुनो, अगर तुमने कोई काम किया, अगर तुमने कोई काम किया विच इज आउटसाइड कंपनीज एक्ट 2013, समझो, आउटसाइड कंपनीज एक्ट 2013, तो सबसे पहली बात तो वो काम अल्ट्रा वायर्स है, हमने बोला ठीक है जी। वो काम वॉइड अब इनिशियो है, हमने बोला ठीक है जी।
और वो काम रेटिफाई भी नहीं हो सकता है। वो काम रेटिफाई भी नहीं हो सकता है। मैम रेटिफाई का मतलब क्या होता है? रेटिफाई का मतलब होता है सुधार देना, ठीक कर देना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल। हमारी क्लास में एक लड़का है छुटकू, ठीक है। हमारी क्लास में छुटकू एक लड़का है, ठीक है। छुटकू घर से भागकर छुटकी से शादी कर ली। छुटकू ने घर से भागकर छुटकी से क्या कर ली? शादी। और छुटकू जो है वो घर आके अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी मम्मी मैया मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूँ। मम्मी को लगा साड़ी वाड़ी लाया होगा, मम्मी ने हाथ आगे ऐसे कर दिया, बोलता आंखें खोलो। जब उसने आंखें खोली तो मम्मी ने देखा ये साड़ी पहनाकर ही किसी को ले आया है, ठीक है। ये साड़ी पहनाकर ही ले आया किसी को। मम्मी परेशान, मम्मी गई क्या करूं भाई, बेटे ने तो मुंह काला करा दिया पूरे समाज में, समाज वाले खिकी खिकी करके हंसेंगे। तो मम्मी ने क्या किया? मम्मी ने एक चाल चली। मम्मी ने सबको कार्ड बांटे कि छुटकू की एक हफ्ते बाद शादी है, सब आ जाना। और अगले हफ्ते छुटकू की शादी करा दी। अगले हफ्ते छुटकू की क्या करा दी? शादी। अब समझो लोगों को तो यही लग रहा है कि उसकी शादी सच में हो गई। लोगों को क्या पता कि पहले से हो रखी थी भाई। तो मतलब क्या जो वो करके आया था उसको सुधार दिया गया? यस। उसे रेटिफाई कर दिया गया? यस। मतलब उसे ठीक कर देना। अभी पहले तो अप्रूवल नहीं ली, लेकिन बाद में अप्रूवल ले लेना, इसे क्या बोलते हैं? रेटिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन नहीं है, रेक्टी नहीं है, रेटिफिकेशन है। समझ आया? तो लॉ मेकर क्या कह रहा है कि भाई देख, तूने कोई काम किया जो कंपनीज एक्ट के बाहर है। जो किसके बाहर है? कंपनीज एक्ट के। सबसे पहला तो वो अल्ट्रा वाइड्स है, दूसरा वॉइड एब इनिशियो है, और तीसरा रेटिफाई नहीं हो सकता। हमने बोला ठीक है, फिर हम एमओए पे आ गए। किस पे आ गए? एमओए पे। लॉ में क्या कहता है? बच्चों सुन, बेटू सुन, तूने एमओए के कोई बाहर काम किया, ठीक है, आउटसाइड एमओए की ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो वो काम क्या है? समझो, अल्ट्रा वाइड्स है, ठीक है, वॉइड एब इनिशियो है, ठीक है, और वो काम भी रेटिफाई नहीं हो सकता है। वो काम भी रेटिफाई नहीं हो सकता। वो काम भी रेटिफाई नहीं हो सकता। ये बात याद रखो। हमने बोला कि अगर देखो इसका क्रक्स क्या निकलेगा कि अगर कोई काम एमओए के बाहर जाके किया है या कंपनीज एक्ट के बाहर जाके किया है, एक बार दोबारा, अगर कोई काम एमओए के बाहर जाके किया है या कंपनीज एक्ट के बाहर जाके किया है, तो वो काम रेटिफाई हो नहीं सकता है। वो काम रेटिफाई हो नहीं सकता। हमने बोला ठीक है, हम एओए पे आए। हमने बोला आउटसाइड एओए है। तो लॉ मेकर कहता है समझो, अल्ट्रा वाइड्स भी है, ठीक है, वॉइड भी है, लेकिन आप चाहो तो रेटिफाई कर सकते हो। आप चाहो तो रेटिफाई कर सकते हो। मैंने कहा रेटिफाई कैसे करेंगे? कहता अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर कर लो। अपने आर्टिकल्स को क्या कर लो? ऑल्टर। सेक्शन नंबर 14। मतलब हम आप ये कह रहे हो, समझो, आप ये कह रहे हो कि कंपनीज एक्ट के बाहर जाके कुछ किया तो खत्म हो, एमओए के बाहर जाके कुछ किया खत्म हो, एओए के बाहर जाके कुछ किया खत्म तो हो, लेकिन सही कर सकते हो। यस, रेटिफाई हो सकता है। और अगर आपने डायरेक्टर्स की अथॉरिटी के बाहर जाके कुछ किया, समझो आउटसाइड डायरेक्टर्स अथॉरिटी, समझो वो अल्ट्रावाइट्स तो है, बट इट कैन ऑल्सो बी रेटिफाइड। अगर मेरी जिंदा लाशों, मेरी Q2 जिंदा लाशों, अगर तुम ये बात समझ गए तो तुम्हारा अल्ट्रावाइड्स डन है। तुम्हारा अल्ट्रावाइड्स, मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन बोल रही है, डन है। तुम वासी ले रहे हो? हेलो, ओए हिश, इधर इधर इधर, वासी। और रील स्क्रॉल कर रहे हो, साथ साथ रीले देख रहे हो। बताऊं मैं तुम्हें क्यूट लिटिल बेबी, बताऊं? चलो आओ इधर देखो। लॉ मेकर क्या कह रहा है? अगर कंपनीज एक्ट के बाहर कुछ किया, देखो फटाफट से, कंपनीज एक्ट के बाहर कुछ किया, अल्ट्रावाइड्स है, वॉइड अब इनिशियो है, रेटिफाई नहीं कर सकते। एमओए के बाहर केस किया, अल्ट्रावाइड्स है, वॉइड अब इनिशियो है, रेटिफाई नहीं कर सकते। एमओए के बाहर कुछ किया, अल्ट्रावाइड्स है, लेकिन रेटिफाई कर सकते हो। अगर तुमने डायरेक्टर्स की अथॉरिटी के बाहर कुछ किया तो अल्ट्रावाइड्स तो है, लेकिन ठीक कर सकते हो। अब मेरे को एक बात बताओ, एमओए और एओए में से सुपीरियर कौन सा डॉक्यूमेंट है? मैम एमओए ऑब्वियसली, बट दोनों साथ में पढ़े जाने चाहिए फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। फॉर व्हाट? बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या मेरे बच्चों ये समझ आया आपको? पक्का? यहां तक आई डोंट
आई होप कि किसी को रजे कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो देखो हमने क्या लिखा, देखो हमने ये बात बोला, एनी एक्ट विच इज बियॉन्ड और कॉन्ट्रैरी टू कंपनीज एक्ट शेल बी अल्ट्रा वाइड्स void and cannot be ratified। अगर मान लो 100% शेयर होल्डर्स बोले, 100% शेयर होल्डर कि रेटिफाई कर देते हैं, तभी भी रेटिफाई नहीं होगा, तभी भी रेटिफाई रजे नहीं होगा। इट कैन नॉट बी रेटिफाइड, समझ गए, पक्का पक्का। उसके बाद एमओए, any act which is beyond MOA of the company shall be void and it also cannot be ratified। ठीक है जी, ratified मतलब company shall not be liable for such act and any act which is outside the scope of MOA but within provision of MOA। अब समझो AOA की तो बाहर हो, MOA के अंदर हो, AOA के बाहर हो, MOA के अंदर हो तो रेटिफाई हो सकता है। लेकिन भाई तुम AOA के भी बाहर हो और तुम MOA के भी बाहर हो, MOA के बाहर तो कुछ रेटिफाई हो ही नहीं सकता, समझो, एमओए के बाहर तो कुछ रेटिफाई हो ही नहीं सकता। तुम एओए के बाहर हो लेकिन एमओए के अंदर हो तो रेटिफाई होगा, तो रेटिफाई होगा। एमओए के बाहर तो कुछ रेटिफाई नहीं हो सकता, समझ गए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलो अब हमारी क्लास में एक लड़का है सनी, ठीक है। सनी को सुनैना मिल गई, सनी को क्या मिल गई, सुनैना। और सनी बोलता है, मेरे पास आता है, अच्छा अब मैं कोचिंग क्लास चला रही हूँ गोलमो एकदम बेस्टेस्ट, ठीक है। अब मैं कोचिंग क्लास चला रही हूँ, अपनी पढ़ाती हूँ मैं बच्चों को। तो सनी मेरे पास आया, कहता मैडम मेरे को ना गोलगप्पे चाहिए। मुझे क्या चाहिए, गोलगप्पे। कहता मैं आपको एक पीस का 100 रुपए दूंगा, मतलब एक पीस गोलगप्पा 100 रुपए की, और मेरे पास 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे अपनी शादी में 50 लाख के गोलगप्पे खिलाने हैं। क्या करना है, 50 लाख के गोलगप्पे। मुझे लगा स्टेज स्टूज गोलगप्पों से बनता होगा, वरमाला होगी गोलगप्पों की, और 50 लाख क्या, 50 लाख के गोलगप्पे का कॉन्ट्रैक्ट। मैंने सोचा सुन शिवानी, जिंदगी में कभी कोचिंग से तो इतना पैसा आ ही नहीं पाएगा, कोचिंग से तो महीने का 10,000 बनता है, और महीने के 10,000 में एक विचारी क्या करूंगी मैं, ठीक है, कैसे, पापी पेट का सवाल है। तो मैंने सनी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मैंने सनी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। 50 लाख रुपए इसने मेरे को दिए और मैंने बोला भाई इसकी शादी है 25 फरवरी को। क्या कुछ याद आ रहा है, ये पेन बहुत गिरा हुआ है भाई, बार बार गिर रहा है। आइए 25 फरवरी को सनी की शादी है, कुछ याद आ रहा है, 25 फरवरी से, ठीक है। मैंने बोला ठीक है सनी 25 फरवरी को गोलगप्पे तेरे घर पे पहुंच जाएंगे, मतलब जो भी रिजॉर्ट वजट है। अब क्या हुआ, 25 फरवरी आई, 25 फरवरी आई, सनी तो आ गया, लेकिन ना गोलगप्पे आए ना सुनैना आई, ना गोलगप्पे आए ना सुनैना आई, क्योंकि सुनैना तो ऑलरेडी किसी के साथ भाग चुकी थी, किसी के साथ भाग चुकी थी। ये रोते रोते मेरे पास आया, कहता मैम ना सुनैना आई ना गोलगप्पे। मैंने कहा देख, सुनैना नहीं आई अच्छी बात है, वो आ जाती और बाद में तू ड्रम में पाया जाता तो, वो आ जाती और वो तुझे मेघालय ले जाती तो, इससे बेटर है वो नहीं आई। और जहां तक बात रही गोलगप्पे की, भाई तुम हो एक नंबर के अच्छे आदमी, ठीक है। क्योंकि सुनो सुनो, क्या होता मेरा एमओए पढ़ के आए होता भाई, मेरे एमओए में ये ऑब्जेक्ट क्लॉज में साफ साफ बात लिखी है कि मेरा काम पढ़ाने का है, गोलगप्पे बेचने का नहीं है। मेरा काम रजे पढ़ाने का है, गोलगप्पे बेचने का नहीं है। अब तू मेरे पे केस कर सकता है क्या बेटू, अब तू मेरे पे केस नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि एमओए तो पढ़कर ही नहीं आया, समझो। मतलब अगर कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाती है तो आप कंपनी पे रजे केस नहीं कर सकते हो, आप कंपनी पे केस नहीं कर सकते। क्या यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्का पक्का रजे, आगे बढ़ते हैं। आओ, उसके बाद इसमें एक बहुत ज्यादा अच्छी केस स्टडी है, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रीच, ठीक है। एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रीच। आइए इसमें हुआ क्या था एक बार ये देखते हैं। मान लो ये कंपनी है और ये हमारा रिच वाला रीच है, ये हमारा कौन है, रीच, यानी रिच वाला, ये हमारा है मेरे बच्चे रीच, रिच, राइट। हुआ क्या समझना। अब कंपनी के एमओए में ऑब्जेक्ट क्लॉज में साफ साफ लिखा था, ऑब्जेक्ट क्लॉज में साफ साफ लिखा था कि कंपनी का जो काम है वो क्या है, सेल, लीज, राइट, रेलवे ट्रैक्स, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, ऐसा कुछ लिखा था, राइट। सेल, रील्स, मैन्युफैक्चर, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, रेलवे ट्रैक्स, बेसिकली इस तरीके का कुछ लिखा था,
ठीक है, रेलवे ट्रैक्स। आइए एक बार देखते हैं एग्जैक्ट क्या लिखा था। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। आइए देखो क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी इज टू मेक एंड सेल और लेंड और हायर रेलवे प्लांट, रेलवे प्लांट, ठीक है, ये इसके कॉन्ट्रैक्ट में था, ये इसके कहाँ लिखा हुआ था, ऑब्जेक्ट क्लॉज में, ठीक है। अब कंपनी को कहीं से तो कोई कॉन्ट्रैक्ट आया, कंपनी को कहीं से कोई कॉन्ट्रैक्ट आया, ठीक है, कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट आता है टू मैन्युफैक्चर, टू मेक रेलवे प्लांट, टू मेक रेलवे लाइन और रेलवे प्लांट एज द केस में भी, ठीक है। अब क्योंकि कंपनी के पास इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, क्योंकि कंपनी के पास इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तो कंपनी ने रजे ये कॉन्ट्रैक्ट किसको फॉरवर्ड कर दिया, रीच को। यहां तक कुछ गलत नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट किसको फॉरवर्ड कर दिया, रीच को, कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड टू रीच। अब रिच बोलता है भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है। अच्छा लोग क्या करते हैं, तुम उनको उंगली दो ना वो तुम्हारा हाथ पकड़ देते हैं, है ना। तुम किसी की जरा सी हेल्प करो भाई वो एकदम तुम्हें ही लपेटे में लपेट देगा। फिर ये होता है कि भाई क्यों ही करी हेल्प, समझो। तो लॉ मेकर ने यहाँ पे क्या बोला कि भाई तुम जनरल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो रिची को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीच भीख मांगने आ गया। वो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। रीच ने कंपनी को क्या बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। कंपनी ने बोला तो टेंशन मत ले, हम तेरे को क्या करेंगे, फाइनेंस, हम तेरे को क्या करेंगे, फाइनेंस, ठीक है। अब जैसे ही ये बात इसके शेयर होल्डर्स को पता लगी, इसके शेयर होल्डर सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने बोला कि कंपनी अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन कर रही है। कंपनी क्या कर रही है, अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन विद रीच, क्योंकि कंपनी रीच को फाइनेंस कर रही है। कंपनी रीच को क्या कर रही है, फाइनेंस, और कंपनी तो फाइनेंस कर ही नहीं सकती क्योंकि कंपनी के तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं है, तो कंपनी अल्ट्रा वायर्स काम कर रही है। तो इसके शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर को बोला हेलो डायरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कर, कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कर, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कर। अब डायरेक्टर ने रीच को बोला रीच वी आर रिवोकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। रीच ने पहले तो 4-5 अच्छे शब्द सुनाए और बोला भाई साहब कैसे, मैंने बनाना शुरू कर दी है, मैंने लोन की एप्लीकेशंस डाली हुई है, लोन लिया है, मैं तुम्हारे पास से फंडिंग का वेट कर रहा हूं कि आएगी लोन भर दूंगा। भाई काम शुरू हो गया, रिवोक मत करो, ऐसा करो ना, ऐसा करो एमओए को ऑल्टर कर दो, रेटिफाई कर लो, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ले लो। लेकिन मेरा हर समझदार भूखी बच्चा जानते हो ना, जानते हो ना कि एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाद अगर कोई काम हुआ है इट कैन नॉट बी रेटिफाइड, इट कैन नॉट बी रेटिफाइड। अब रीच कहता मैं कॉन्ट्रैक्ट रिवोक नहीं करूंगा, रीच चला गया राजे कोर्ट में। कहाँ चला गया मेरे बच्चे, कोर्ट में, और कोर्ट में जाके बोलता है ऐसे 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 ऐसे। कोर्ट कहता बिल्कुल सही रीच, बिल्कुल सही, शट अप एंड गेट लॉस्ट। सुनना, क्योंकि यहां पर कंपनी ने जो काम किया है वो ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर है, वो आउटसाइड द ऑब्जेक्ट क्लॉज है, एंड इस केस में कंपनी इज नॉट लाइबल, एंड इस केस में कंपनी इज नॉट लाइबल। तो कंपनी पे केस नहीं कर सकता। मैम रीच विचारो तो मारा गया बच्चे, लेकिन क्या कंपनी के डायरेक्टर पे केस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कंपनी पे नहीं कर सकता लेकिन कंपनी के डायरेक्टर्स पे कर सकता है, कंपनी के डायरेक्टर्स पे कर सकता है। तो एक बार फटाफट से केस लॉ कौन सा है, केस लॉ कौन सा है, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रीच। एक बार दोबारा एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी, एक बार दोबारा एशबरी रेलवे आयरन एंड कैरेज कंपनी वर्सेस रीच। क्या तीनों के केस लॉज याद हो गए, क्या तीनों के केस लॉज याद हो गए, फटाफट से। अल्ट्रा वायर्स, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रीच, इंडोर मैनेजमेंट, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवैंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस चिंतारामा मूर्ति। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है, आगे बढ़े आओ। तो द कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज अल्ट्रा वायर्स, देयरफॉर नल एंड वॉइड। Therefore, what मेरे बच्चे, null and void, and even shareholders cannot ratify such contract because it is beyond the object of the company. Hence, company is not liable. Company is not liable. ठीक है, इंडोर मैनेजमेंट आ गई, अल्ट्रावायर्स पता लगा। नेक्स्ट कौन सी है, ऑल्टर ईगो। नेक्स्ट कौन सी है, ऑल्टर ईगो। नेक्स्ट कौन सी है, ऑल्टर ईगो। अब समझो ऑल्टर ईगो समझने के लिए, ऑल्टर ईगो समझने के लिए मैं आपको एक बार कॉर्पोरेट व्हील भी समझाती हूँ। मैं आपको एक बार क्या समझाती हूँ, कॉर्पोरेट व्हील। मैं आपको एक बार क्या समझाती हूँ, कॉर्पोरेट व्हील। आओ समझो।
दो कंसेप्ट करती हूँ, ठीक है रचित, दो कंसेप्ट। पहला तो अल्ट्रावायलेट, सॉरी पहला तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अरे भाई कॉर्पोरेट व्हील, कॉर्पोरेट व्हील, ठीक है, और दूसरा ऑल्टर ईगो, और दूसरा ऑल्टर ईगो। बिना कॉर्पोरेट व्हील के ऑल्टर ईगो हल्का सा समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आइए, वैसे तो डॉक्ट्राइन है ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, लेकिन बात करेंगे क्या होता है। सुना, हम क्या शुरू से हम क्या बात करते हुए आए हैं कि भाई ये कंपनी है और ये डायरेक्टर्स हैं, और ये हमारे छुटकू छुटकू गोलो जैसे क्या है, डायरेक्टर्स, ठीक है। और ये कंपनी क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है तो बीच में एक पर्दा है, क्योंकि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये जो हमारी कंपनी है वो क्या है रजे, सेपरेट लीगल एंटिटी। वो क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो बीच में क्या है, एक पर्दा है जी, शर्म है, हया है, बीच में एक पर्दा है जी। अगर पर्दे को उठा दिया जाएगा तो क्या होगा, डायरेक्टर और कंपनी मिक्स हो जाएंगे, डायरेक्टर और कंपनी मिक्स हो जाएंगे, यस और नो, यही तो सिचुएशन होगी। तो इसी पर्दे को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट व्हील, इसी पर्दे को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट व्हील। ये पर्दा उठाया नहीं जाएगा। लेकिन अगर इस पर्दे का इस्तेमाल करके डायरेक्टर्स ने कोई बदतमीजी की कंपनी के थ्रू, तो हम ये पर्दा हटा देंगे, हम ये पर्दा हटा देंगे। हम ये बोलते हैं कि भाई कंपनी गलत कर रही है, कंपनी गलत कर रही है। अब कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका दिमाग कौन है, उसका दिमाग उसके डायरेक्टर। तो कंपनी को अगर तुम्हें सही करना है तो उसके डायरेक्टर्स को पकड़ो, यही वो बात होती है ना। अगर तुम्हें कंपनी को सही करना है तो किसको पकड़ो, डायरेक्टर्स को। किसको पकड़ो, डायरेक्टर्स को। किसको पकड़ो, डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर्स को पकड़ने के लिए देखो, ये कंपनी है, अरे भाई ये तो ये कंपनी है, ये डायरेक्टर है, ये कंपनी है, ये डायरेक्टर है, बीच में पर्दा है। कंपनी को चला कौन रहा है, डायरेक्टर। कंपनी गलत कर रही है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टर गलत कर रहा है। तो अगर कंपनी को सही करना है, डायरेक्टर को पकड़ना है, तो क्या पर्दा उठाना पड़ेगा जी, क्या पर्दा उठाना पड़ेगा, यस और नो। इसे बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट। क्या बोलते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट। क्या बोलते हैं रजे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें विल लुक बिहाइंड द पीपल who are managing the company, yes or no, yes or no, this is what corporate will, this is what corporate will। कॉर्पोरेट व्हील, एक बार दोबारा, कंपनी के पीछे डायरेक्टर को पकड़ो, कंपनी के पीछे डायरेक्टर को पकड़ो, कंपनी के पीछे डायरेक्टर को पकड़ो। ऑल्टर ईगो पता क्या बोलती है, डायरेक्टर के पीछे कंपनी को पकड़ो, डायरेक्टर के पीछे कंपनी को पकड़ो, डायरेक्टर के पीछे कंपनी को पकड़ो, डायरेक्टर के पीछे कंपनी को पकड़ो। इसका मतलब क्या, कि अगर मान लो एक कंपनी में 4 डायरेक्टर हैं और 3 डायरेक्टर ने गलत किया है, मतलब कंपनी भी गलत कर रही है। ऑल्टर ईगो क्या बोलती है, समझो, ऑल्टर ईगो ये बात बोलती है, समझो। मैं आपने ये डॉक्ट्राइन आज तक ऐसे नहीं समझी होगी, आई कैन बेट ऑन दिस। ये डॉक्ट्राइन क्या बोलती है, मेंस रिया ऑफ डायरेक्टर्स विल बी मेंस रिया ऑफ कंपनी, मेंस रिया ऑफ डायरेक्टर्स विल बी मेंस रिया ऑफ कंपनी। एक बार दोगे, पानी पी लो, पानी आप भी पी लो, हाइड्रेशन ब्रेक। आइए सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। मैं मतलब समझ नहीं आया, मेंजरिया ऑफ डायरेक्टर्स विल बी मेंजरिया ऑफ द कंपनी। बेसिकली ना एक स्कैम हुआ था जिसे हम बोलते हैं 2G स्कैम, भारती एयरटेल। आपने नाम सुना होगा भारती एयरटेल का, तो वो स्कैम था। उसमें क्या हुआ था, कंपनी के 5 डायरेक्टर्स थे, समझो एग्जाम्पल, कंपनी के 5 डायरेक्टर्स थे, जिसमें से 3 गिल्टी पाए गए। 3 क्या पाए गए, गिल्टी पाए गए। तो मतलब हमें क्या समझा, हमने क्या समझा कि कंपनी चला रहे थे 5 डायरेक्टर, जिसमें से 3 गिल्टी है। तो मतलब क्या कंपनी भी गिल्टी होगी या नहीं होगी, क्या कंपनी भी गलत होगी या नहीं होगी, यस। तो मतलब जो डायरेक्टर्स की मेंजरिया है ना, वो कंपनी की मेंजरिया मान ली जाएगी, वो कंपनी की मेंजरिया मान ली जाएगी। मेंजरिया मतलब गिल्टी इंटेंशन, मैलाफाइड इंटेंशन, गिल्टी माइंड, गंदी नीयत इस मेंजरिया, राइट। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, समझो
इंडिया की नंबर 1 कंपनी गोलमो का एग्जाम्पल नहीं लेंगे हम, कुछ छोटी मोटी कंपनी का एग्जाम्पल लेंगे। मान लो कंपनी, ठीक है, इसके 5 डायरेक्टर है, 1 2 3 4 5। अब ये 3 कांडी है, ठीक है। अब इन तीनों ने कोई फ्रॉड किया, मतलब कि इनकी मेंसरिया है, हाँ बिल्कुल। और ये 2 बेचारे सुच्चे 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 आदमी है, सुच्चा आदमी, ठीक है, एकदम ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है, मेंसरिया ऑफ डायरेक्टर विल बी मेंसरिया ऑफ कंपनी। लेकिन क्या इसको उल्टा कर सकते हैं क्या, मेंसरिया ऑफ कंपनी को डायरेक्टर की मेंसरिया मान सकते हैं क्या? नहीं, वो कह रहा है उल्टा मत कर देना, उल्टा मत कर देना। जो विचारे सही हैं तुम उनको क्यों पकड़ रहे हो? एक सेंस ना, जो विचारे सही हैं तुम उनको क्यों पकड़ रहे हो? पकड़ो उनको ना जिन्होंने कांड करा है। अब ये 3 डायरेक्टर्स हैं, इन तीनों ने फ्रॉड करा, हमने बोला इनकी मेंसरिया कंपनी की मेंसरिया मानी जाएगी। लेकिन उल्टा मत करो, कंपनी की मेंसरिया डायरेक्टर की मेंसरिया मानी नहीं जाएगी। देखो क्या लिखा है, मेंसरिया ऑफ डायरेक्टर्स विल बी टर्म्ड एज मेंसरिया ऑफ कंपनी, बट मेंसरिया ऑफ कंपनी will not be treated as मेंसरिया ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, नॉट बी ट्रीटेड एज मेंसरिया ऑफ डायरेक्टर। यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का, ठीक है। ऑल्टर ईगो का मतलब होता है राजे, यूजुअली जब इसके मतलब की बात करते हैं तो अदर आई, ये आंख वाला आई नहीं है, ये आई वाला आई है। मतलब जब मैं शीशे को देखती हूँ तो क्या मेरी ही मिरर इमेज होती है? क्या वही अदर आई है, मतलब दूसरी मैं हूं? यस और नो? तो कह रहा है कि भाई डायरेक्टर जो है वो अदर आई है कंपनी की, कि अगर डायरेक्टर ने कुछ गलत किया तो मतलब कंपनी ने तो करा ही होगा। तो एक बार दोबारा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो क्या कहती है? सारे बच्चों को अगर ये बात समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में मेरे बच्चे, हर मेरा एक बच्चा ये बात लिख के जाएगा, वादा करो मेरे से। अल्ट्रा वायरस क्या बोलता है? अल्ट्रा वायरस क्या बोलता है समझो, अल्ट्रा वायरस बोलता है, कंफ्यूज हो गए ना, अल्ट्रा वायरस कहां से आ गया अल्टर ईगो में? क्या बोलता है? एमओए के बाहर जाके कुछ भी कर रहे हो वो वॉइड है, वो रेटिफाई नहीं हो सकता। अल्टर ईगो क्या बोलती है? मेंसरिया ऑफ डायरेक्टर will be treated as मेंसरिया ऑफ कंपनी। एक बार दोबारा, मेंसरिया ऑफ डायरेक्टर will be treated as was मेंसरिया ऑफ कंपनी will be treated as what? मेंसरिया ऑफ कंपनी। देखो क्या लिखा हुआ है, when company has incorporated for dishonest or fraudulent purpose or to defraud the creditor or with any other person in such case, तो द कोर्ट में लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील, राइट। ये क्या है? कॉर्पोरेट व्हील, मतलब कंपनी के पीछे जाके डायरेक्टर्स को पकड़ो। कॉर्पोरेट व्हील में पहले किसको पकड़ा? कंपनी को, फिर किसको पकड़ा? डायरेक्टर को। देखो कॉर्पोरेट व्हील में पहले किसको पकड़ा? कंपनी को, फिर किसको पकड़ा? डायरेक्टर को। अल्टर ईगो में उल्टा है, पहले किसको पकड़ा? डायरेक्टर को, फिर किसको पकड़ा? कंपनी। क्या यहाँ तक बात ठीक है? आओ एक बार इसका मॉड्यूल पढ़, आओ एक बार मॉड्यूल पढ़ते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? पक्का पक्का, चलो। हाँ जी, तो एक बार मॉड्यूल से पढ़ लेते हैं सो दैट हमारा मॉड्यूल भी जो है रजे वो पैक्ड हो जाए, ठीक है। कोई और डॉक्ट्राइन मॉड्यूल से पढ़ना मत पढ़ना, मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स है ना वो रजे एक बार प्लीज मॉड्यूल से पढ़ना, ठीक है। वो प्लीज 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 विकी प्लीज, वो एक बार हम मॉड्यूल से पढ़ेंगे, ठीक है। इधर आओ, इधर आओ, देखो ध्यान से देखो, वो कह रहा है, एक चीज दिखाती हूँ आपको, एक चीज दिखाती हूँ, देखो एंड अल्ट्रा वायर्स बोरिंग। ये जो लाइनें बता रही हूँ ना, ये लाइन सच में बता रही हूँ, ये अमृत है, अमृत, ठीक है। जो अब मैं आपको लाइंस बता रही हूँ, दीज लाइंस आर लाइक हेवन फॉर यू गाइज, राइट। प्लीज इसको यूज करना, इस पे सवाल भी आ सकता है। देखो लॉ मेकर क्या कह रहा है, एन अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग does not create a relationship of debtor and creditor। वो बोल रहे हैं कि भाई कोई रिश्ता नहीं क्रिएट करता, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे पैसे लिए, अल्ट्रा वायर्स बोरिंग है, हमारे बीच में डेटर क्रेडिटर का रिश्ता नहीं है। आगे सुनना, अगर मैंने वो पैसे अपना लॉफुल डेट सेटिस्फाई करने के लिए लगा दिए, अगर मैंने वो पैसे अपना लॉफुल डेट सेटिस्फाई करने के लिए लगा दिए, तो क्या तब तुम मेरे से पैसे वापस ले पाओगे? यस। मैम समझ नहीं आ रहा मैम। देखो अब मान लो एग्जांपल लेते हैं, किसका ले रणवीर कपूर, ठीक है।
रणवीर कपूर से मैंने पैसे लिए, नोप्स। मैंने रणवीर कपूर को पैसे दिए, लेट अस टेक एन एग्जांपल, उसकी कंपनी को पैसे दिए, ठीक है, उसने कोई कंपनी बनाई, उसकी कंपनी को पैसे दिए, वो बोरिंग थ्रू रणवीर कपूर कंपनी की जो बोरिंग है वो अल्ट्रा वायर्स है, ठीक है। हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, डेटर क्रेडिटर का रिश्ता नहीं है, लेकिन अगर उसकी कंपनी ने उस पैसे से लॉफुल डेट सेटिस्फाई किया है, मतलब अपना लॉफुल डेट डिस्चार्ज किया है, तो मैं वो पैसा मेरे बच्चे वापस ले सकती हूं, मैं वो पैसा वापस ले सकती हूं। देखो क्या लिखा है, एन अल्ट्रा वाइज ट्रांजेक्शन यानी बोरोइंग डज नॉट क्रिएट अ रिलेशनशिप ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, डेटर एंड क्रेडिटर। लेकिन देखो क्या लिखा है, एक चीज देखो, एक चीज दिखाओ, बट इफ द लेंडर, ध्यान से देखो, बट इफ द लेंडर हैड लेंट द अमाउंट फॉर डिस्चार्जिंग लॉफुल एक्सपेंस ही मे रिकवर द अमाउंट। अगर सिर्फ बोरिंग करी अल्ट्रावाइज बोरिंग है भाई, कोई रिश्ता नहीं है भाई, मैं नहीं जानता तुझे, लेकिन अगर बच्चे मैंने वो पैसा अपने लॉफुल डेट को सेटिस्फाई करने में लगाया है तो यू कैन रिकवर द मनी फ्रॉम मी। देखो क्या लिखा है, इफ ट्रांजेक्शंस इनटू एंटर्ड इनटू बाय अ कंपनी falls within objects, it is not ultra wires and hence not wide. If the transaction is outside the capacity, it's ultra wires. If the transaction is excess or abuse of company power, it is excess, and such transaction be set aside by shareholder or even rectification by the shareholder would not validate the acts. क्या ये हम बच्चे ये पढ़ चुके हैं? उसके बाद देखो एक कंसेप्ट आता है, इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन आ सकता है, इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या है? देखो सबसे पहला तो वो क्या होगी, वॉइड एब इनिशियो, वो क्या होगी, वॉइड एब इनिशियो। दूसरा, शेयर होल्डर्स चाहे, मेंबर्स चाहे तो क्या लेकर आ सकते हैं, इंजंक्शन, क्या लेकर आ सकते हैं, इंजंक्शन। समझो, आउटसाइडर केस नहीं कर सकता लेकिन मेंबर कर सकते हैं। मैम क्या बोल दिया मैम, दोबारा सुनो सुनो सुनो, आउटसाइडर नहीं कर सकता, इफ आई एम डूइंग समथिंग विच इज आउटसाइड माय ऑब्जेक्ट्स, आउटसाइडर कैन नॉट sue मी, बट अ मेंबर कैन टेक इंजेक्शन ऑर्डर अगेंस्ट मी। वो कोर्ट पे जाएगा, इंजेक्शन ऑर्डर लेकर आएगा और बोलेगा कि शिवानी जो काम कर रही है, इसकी कंपनी जो काम कर रही है, उसे रोक दो। तो इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन क्या होगा, वॉइड अब इनिशियो होगा, इंजंक्शन ऑर्डर आ सकता है। ऑब्वियसली डायरेक्टर्स क्या होंगे रजे, पर्सनली लाइबल, डायरेक्टर्स क्या होंगे, पर्सनली लाइबल, क्योंकि भाई वही तो कांडी है, उन्होंने ही तो काम किया है। तो अगर मान लो पेपर में सवाल आ जाए, इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, क्या सवाल है, इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, तो क्या इफेक्ट होगा, सबसे पहला तो रजे वॉइड एब इनिशियो, सबसे पहला वॉइड एब इनिशियो, इंजंक्शन और पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर। क्या क्लियर है, पक्का पक्का याद रहेगा तुम्हें? उसके बाद देखो एक चीज दिखाती हूँ, ध्यान से देखो, देखो अल्ट्रा वायरस बोरिंग डज नॉट क्रिएट रिलेशनशिप ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, ये तो हमने कर ही रखा है। देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर कंपनीज मनी हैज बीन यूज्ड अल्ट्रा वायर्स टू एक्वायर सम प्रॉपर्टी, द कंपनी इज राइट ओवर सच प्रॉपर्टीज हेल्ड सिक्योर। कि अगर तुमने अल्ट्रा वायर्स तरीके से प्रॉपर्टी खरीदी, बहुत ध्यान से, अगर तुमने अल्ट्रा वायर्स तरीके से प्रॉपर्टी खरीदी तो वो प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी। दो बातों का ध्यान रखो, पहला तो अल्ट्रा वायर्स बोरिंग डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप नहीं बना था, लेकिन अगर मैंने उस पैसे का यूज किया टू लेंट टू पे माई लॉफुल एक्सपेंस, तो यू कैन रिकवर मनी फ्रॉम मी। और दूसरा, अगर मैंने अपने पैसे से अल्ट्रा वायर्स तरीके से सिक्योरिटी खरीदी है तो मेरा जो राइट है वो क्या रहेगा, सिक्योर ब्रो, क्या रहेगा, सिक्योर। क्लियर है? उसके बाद एक और क्वेश्चन जो देखा गया पेपर में, दैट इज एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस पता, जो आपको याद है सबसे पहले में मैंने चार्ट बनवाया था, वही एक्सेप्शंस है, वही एक्सेप्शंस है कि कोई ऐसा काम जो आर्टिकल्स के तो बाहर है तो कंपनी की अथॉरिटीज के अंदर है, वो अल्ट्रा वायरस नहीं है। कोई ऐसा काम जो डायरेक्टर के बाहर है लेकिन कंपनी की अथॉरिटी के अंदर है, वो अल्ट्रा वायरस नहीं है। कोई ऐसा काम जो कंपनी के एमओए क्लोज में लिखा तो नहीं हुआ लेकिन कंपनी को अपना मेन काम करने के लिए वो काम करना पड़ेगा, तो वो एक्सेप्शंस है। मतलब एक्सेप्शंस आर जेनेरिक, एक्सेप्शंस आर जेनेरिक मेरे बच्चे के, यहां तक क्लियर है? देखो क्या बोला गया, एन एक्ट
which is performed irregularly, but otherwise is intra-virus the company. तो क्या जनरल मीटिंग में वो आप वैलिडेट कर सकते हो, मतलब एओए के बाहर है. दूसरा, इफ एनी एक्ट इज डीम्ड विद इन द अथॉरिटी ऑफ द कंपनी बाय कंपनीज एक्ट, वो भी अल्ट्रा वायरस नहीं माना जाएगा, चाहे वो एमओए में स्पेशली मेंशन नहीं हो. कोई भी ऐसा इंसिडेंटल या कोई भी अल्ट्रा वायरस कोई ट्रांजैक्ट है, कोई अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन है, उसका कोई इंपैक्ट हो गया, उसका कोई सेकेंडरी इंपैक्ट है, दैट विल आल्सो नॉट बी कंसीडर्ड एज अल्ट्रा वायरस. और उसके बाद कोई ऐसा एक्ट विच इज आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, बट क्या आप उसे रेटिफाई कर सकते हो? आप उसे बिल्कुल रेटिफाई कर सकते हो. क्या यहां तक क्लियर है? कि यहाँ तक क्लियर है? तो रजी हमारी चारों की चारों डॉक्ट्राइंस आज इस लेक्चर में हो गई है. आई होप आपको ये डॉक्ट्राइंस बहुत अच्छे से समझ आई हो और कोई भी दिक्कत आपको इन डॉक्ट्राइंस को समझने में मेरे बच्चे नहीं हुई होगी. कोई भी दिक्कत है, कोई भी सवाल है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है. आप अपने सजेशंस देना चाहो तो भी कमेंट बॉक्स खुला है. आप मुझे ढेर सारा प्यार देना चाहो तो भी कमेंट बॉक्स खुला है. बिकॉज ये जितने वन शॉट्स हैं, तो मैं आपको पहले भी बताती हूँ, आई एम रिकॉर्डिंग इन अ रूम, राइट, एंड रिकॉर्डिंग इन अ रूम विथ फुल एनर्जी इज समवट डिफिकल्ट, राइट, बिकॉज आपको लगता है आपके सामने तो कुछ है ही नहीं, मेरे सामने कैमरा है, ठीक है, तो मुझे एक कहीं के बार ऐसा आता है किसको पढ़ा रही हूँ, बट देन मुझे रियलाइज आता है यार ये आपके पास जाएगा और ये आपको इतनी हेल्प करे कि एग्जाम से पहले भी आप इसको देख के जाओ और आपके दिल से थैंक यू निकले कि थैंक यू दीदी, आपने हमें ये कराया और ये पेपर में आया. मेरी सिर्फ यही कोशिश रहती है, इनफैक्ट हमारी पूरी टीम की, मेरे बच्चे, यही कोशिश रहती है. आपको अच्छा लगा हो जरूर लाइक करना, शेयर करना, ढेर सारा प्यार देना, ढेर सारे कमेंट्स करना. बाकी हर एक जो सब्जेक्ट है उसके वन शॉट्स आप तक आते रहेंगे, पीडब्ल्यू आप तक लाता रहेगा मेरे बच्चे. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी. थैंक यू सो 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 मच मेरे बच्चे. बाय. एक मिनट, थैंक यू. स्लाइड खोल दें यार, आपके लिए बनाकर लाते हैं. थैंक यू सो मच.